जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स में जी पे स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करेंगे दोस्तों, उसका क्लास 2 करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना, मतलब हम लोग जो रासायनिक समीकरण करते हैं उसको हम लोग अपने जीवन में अत्यधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इन चीज़ों के पे हम लोग अध्ययन करेंगे और बहुत सारी बातें पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले दोस्तों हम देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी बनाना, मतलब रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे अत्यधिक उपयोगी बना सकते हैं। कहता है क्या कि रासायनिक समीकरणों की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे अधिक प्रयास करेंगे। कहता है क्या कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों को भौतिक अवस्था की जानकारी, कहता है अभिकारकों और प्रतिफलों को भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठ में ठोस के लिए दर सोलिड एस, द्रव के लिए लिक्विड एल और गैस के लिए गैस जी लिखकर किया जाता है। इसी प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए इक्यू, जलीय विलयन जो होता है जैसे हो गया अम्ल हो गया, एस मतलब क्या क्षार हो गया, इन चीज़ों के लिए एक्यू अंकित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कहता है क्या है कि CaCO3 है। ठीक है, CaCO3 और CaO और CO2। अब देखिए हमारा क्या है, ठोस है। जब ठोस है उसके लिए किसका प्रयोग किया गया, एस, सोलिड का, मतलब सोलिड जो होता है ना सोलिड, उसका फर्स्ट लिखा तो एस मतलब एस का प्रयोग किया। ये भी देखिए CO भी हमारा क्या है, ठोस है। बस CO2 हमारा क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, गैस है। इसके लिए इसके आप पीछे क्या प्रयोग किया गया, ब्रैकेट में जी का। इससे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पहचान पाएंगे कौन ठोस में अवस्था में, कौन द्रव अवस्था में और कौन गैस में। जैसे मान लिया हमारा जिंक है, जिंक हमारा क्या है कि ठोस है। ठीक है, इसके लिए देखिए एस का प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसे H2SO4 हमारा क्या है कि जलीय विलयन है, ये हमारा क्या अम्ल है, इसीलिए एक क्यू का प्रयोग किया गया। अब Zn SO4 भी हमारा क्या है, अम्ल है। अब H2 हमारा क्या है, गैस, इसलिए जी का प्रयोग किया गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए हमारा यहाँ पे कहता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ठीक, और ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को ले छोड़ता है उसका होता है ऊष्माक्षेपी, और जो ऊष्मा को लेता है वो क्या होता है, ऊष्माशोषी होता है। ठीक है, अब देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कि CO2 मतलब C+O2 की जब अभिक्रिया होता है, CO2 प्लस ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा क्या होता है कि निष्कासित मतलब निकलता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि N2+O2 जब ये दोनों क्रिया करता है तो उसमें ऊष्मा का भी प्रयोग होता है, इसलिए क्या होगा, ऊष्मा की अवशोषित करके फिर यह 2NO बनाता है। समझ गए, जहां पे छूटेगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, जहां पे अवशोषित करेगा क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी। कोई दिक्कत है? चलिए अब ये कहता है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी। कहता है गैस के उत्सर्जन कैसे होता है, और अगर होता है तो हम लोग उसको कैसे समझेंगे कि यह गैस उत्पन्न हुई है। ठीक है, अगर कहता है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद तीर का निशान ऊपर की ओर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर अगर आप यहाँ से अगर गैस की भी पहचान कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई गैस हो गया, ठीक है, कोई गैस ऊपर मतलब उड़ रहा है, तो गैस उड़ रहा है उसका मतलब ऊपर की ओर तीर, अगर तीर का निशान अगर ऊपर की ओर है, इसका मतलब को किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। जैसे H2 हमारा किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तो वहाँ पे हम लोग तीर का भी निशान कर सकते हैं। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन का मतलब कि गैस भाग रहा है, ठीक है, उड़ रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए अब ये कहता है कि अवक्षेपण, अवक्षेपण होगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे। कहता है कि अवक्षेपण की जानकारी, अवक्षेपण बनने की जानकारी। कहता है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेपण के रूप में पृथक होता है तो उसका उस प्रतिफल के संकेत शुद्ध के बाद तीर का निशान नीचे की ओर दिया जाता है। किधर? नीचे की ओर। अब जैसे मान लीजिए AgCl2, ये हमारा क्या हो कि अवक्षेपण हो रहा है। अगर अवक्षेपण हो रहा है तो इसको इसमें तीर का निशान कैसे प्रयोग किया गया, तो नीचे की ओर प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए आगे, देखिए आगे हमारा कहता है क्या, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। कहता है इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर, तीर का जो निशान उसके ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है। ठीक है, जो अभिक्रिया और अभिकारक का जो शब्द मतलब बहुत मान लीजिए ताप में रखकर अभिक्रिया कराता है,
ठीक है। तो ये हमारा क्या उसका कि शर्त होता है कि नहीं, कोई अभिक्रिया होता है तो सिर्फ उसको हम टेम्परेचर देंगे तभी हो पाएगा, या सिर्फ उसको दाब देंगे तभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होगा, उसकी शर्तें हो गई, जानकारी उसकी शर्त हो गया कि ऐसा काम करने पर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है क्या, आगे कहता है हमारा कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित 2 तीर चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, मतलब क्या कि N2 और 3H2, मतलब अगर इन दोनों को अभिक्रिया कराए हैं तो हमारा 2NH3 बना है, 2NH3 बना है। अगर NH3 को भी दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे तो N2 3H2 ही बनेगा। मतलब कि ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे का उत्क्रमणीय है। मतलब क्या है कि उत्क्रमणीय उल्टा है। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा और इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए, बात है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, कहता है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कैसे कहता है। कहता है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कहता है कि संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच या यौगिक के बीच हो सकती है। अब देखिए, अब कहता है कि 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। कहता है कि 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। कहता है इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 तत्व आपस में संयोग करके नए यौगिक की रचना करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा एग्जाम्पल है। कहता है कि कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोजन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से भिन्न होते हैं। चलिए इसका क्या है, समीकरण है। अगर कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। अब कहता है कि मैग्नीशियम। ठीक है, कहता है कि मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। कहता है कि मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे 2Mg+O2। ठीक है, इन दोनों से क्रिया करेगा क्या बनेगा हमारा, Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे का चीजें देखिए। आगे का तक क्या कहता है कि लोहा एवं गंधक के बीच संयोजन। कहता है कि लोहा चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड या फेरल सल्फाइड बनते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आयरन और सल्फर गंधक दोनों को क्या करेंगे, आपस में अपक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा या फेरल सल्फाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, आप हमारा कहता है क्या कि एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन की अभिक्रिया। कहता है इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक के साथ संयोजन करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। अब कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया और O2 हमारा क्या ऑक्सीजन। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो हमारा क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हमारा यौगिक हो गया और एक हमारा क्या हो गया, तत्व हो गया। एक यौगिक हो गया और तत्व, दोनों मिल गया तो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए हमारा आगे कहता है क्या, कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। ठीक है, कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन होने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और O2 जब आपस में अभिक्रिया बनता है क्या कहते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, SO2 SO3 बनता है। कोई दिक्कत है समझने में? अब कहता है क्या कि 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अगर 2 या 2 से अधिक यौगिक जुटा है तो क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए, कहता है क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजन। कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड काली चूना जल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भखरा चूना का निर्माण करता है तथा पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कहता है कि अगर CaO, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड और H2 जल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaOH का होल 2। ठीक है, CaOH का होल 2 बनेगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों, आगे कहता है क्या, कहता है क्या कि भखरा चूना का जलीय बिरल मकान की दीवारों पर सफ़ेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है और यह वायु से CO2 का अवशोषण करके धीरे धीरे सफ़ेद CaCO3
में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण दीवार चमक बढ़ जाती है। समझ में आ गया ना। आप हम लोग जब चूना से घर को पेंट करते हैं तो कहते हैं ना, नहीं सूखेगा तो इसका कलर क्या आएगा, अच्छा दिखेगा। उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है कि उसमें से जो जल होता है वो क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, वह CaCO3 बन जाता है। इसी कारण वो अच्छी तरीके से चमकता है। समझ में आ गया। देखिए CO जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया को क्या बनता है, CaCO3 बनाता है और जल बनाता है। कोई दिक्कत है। कहता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजन। कहता है कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोग करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, जैसे SO3 और जल का अभिक्रिया होता है आपस में तो क्या बनता है, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 बनता है। कोई दिक्कत है। अब कहता है कि वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन का मतलब हो कि टूटना। जो यौगिक होता है ना वो आपस में कैसे टूटता है। कहता है कि वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहता है वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उन्हें जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए देखिए, कहता है क्या, कहता है कि यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ का तत्व यौगिक हो सकते हैं। जैसे कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर कहता है कि मान लीजिए एक हमारा यौगिक है, यहाँ पे कौन है, कार्बन कार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब दोनों आपस में टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये हमारा क्या होता है कि अपक्षेपण हो जाता है, हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही हमारा यौगिक क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक में टूट रहा है। कोई दिक्कत है। कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO काले चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। आगे कहता है क्या कि पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। कहता है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन से गैस निकलती है। जैसे कहता है कि 2KClO3 जब दोनों आपस में टूटता है पोटेशियम क्लोरेट क्या बनता है हमारा, तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा क्या हो रहा है, सभी का वियोजन हो रहा है। देखिए आगे कहता है कि फेरस सल्फेट FeSO4 एंड 7H2O का अपघटन। कहता है कि एक क्वथन नली में हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के रबे लेकर वर्णन की सहायता से गर्म करते हैं, जैसा कि चित्र चित्रण में दिखाया गया है। फेरस सल्फेट का रवा जल वाष्पित होकर निकल जाता है, जिससे फेरस सल्फेट का हरा रंग गायब हो जाता है। बाद में आंदोलन H2SO4 अपघटित होकर भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस प्राप्त होती है। कहता है कि FeSO4 into 7H2O बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनने के कारण क्वथन नली से निकलने वाली गैस से सल्फर के जलने की गंध होती है। नोट, चूंकि ये अपघटन अपक्रिया उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, अतः इसमें उसमें अपघटन अपक्रिया भी होती है। वैद्युत अपघटन आप सब लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, वैद्युत अपघटन।